मसीह खुदा में तमाम दी वसीम विलियम शो देखने वाले नाजरीन को मेरा सलाम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे लीडरशिप पे। लीडरशिप किस तरह से मास्टर में हम एक लीडर को देख के किस तरह से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, हम मजहबी तौर पर, हम सियासी तौर पर, हम इखलाकी तौर पर कैसे कौम को बदल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लीडरशिप पे। और लीडरशिप के लिए मुझे ज्वाइन किया है रेवरेंड फादर कामरान यूनुस ने। फादर जी, वेलकम टू द शो। और फादर जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो फादर जी शुरू करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं आप एक रूहानी पेशवा भी हैं, रूहानी लीडर भी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं हमारे नाजरीन को कि आपका कैसे सफ़र स्टार्ट हुआ, कैसे माइंड में आया कि आपने इस सफ़र के पे चलना है? ये सफ़र आज से नहीं है और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। यानी कि मेरे बचपन से ये कहानी स्टार्ट होती है। ऑलमोस्ट मैं 3-4 साल का था और ये इस किस्म की मोटिवेशन आपको चर्च के साथ अटैच होना या चर्च में वफादारी का होना या वफादारी के साथ चलना, ये एक्चुअली आपकी फैमिली की तरफ से तोहफा मिलता है आपको। तो मेरी वालदा वो मुझे बचपन में गिरजाघर लेके जाया करती थी और फादर जेम्स शमाउन थे वहाँ पर पैरिश प्रीस्ट। तो उनके दौर में ऐसा होता था कि उनको देखता था मैं, वो खुदा की प्रस्तिश करते थे हारमोनियम लेके, गीत गाने, और मैं अपनी वालदा से आंख चुरा के उनके पास से होके तो फादर जी के पास ऑल्टर पे चला जाया करता था, जाके उनके घुटने पकड़ लेने। तो बिल्कुल छोटा सा था और वो मुझे बरकत दे के तो फिर मेरी वालदा कहते थे शनाज एक तेरा बेटा के थे आया थे, मुझे वापस फिर वालदा के पास छोड़ते थे। तो वहीं से फिर ये सिलसिला चलता गया और मेरी अंदर ये बुलाहट जो है ये पुख्तगी पाती गई। तो कितने साल के थे जब आपने ये डिसाइड किया कि अब आपने प्रीस्ट बनना है? ये ऑलमोस्ट 4 साल ही का वाक़या। उस टाइम समझ तो खैर नहीं होती, लेकिन ये था कि फादर जी को देखता था तो घर में आकर मैंने एक चादर अपने ऊपर ओढ़नी और उसको मैं चेजिबल समझा करता था, क्योंकि उस टाइम पता तो नहीं था कि चेजिबल क्या होता है। तो चादर ओढ़ के और मैंने बिल्कुल वैसे ही एक्ट करना कि जैसे मैं भी एक काहिन। तो वहीं से चलता गया, तब से जो है मेरा कहानत की तरफ रुझान शुरू हो गया। तो सेमिनरी कब प्रॉपर स्टार्ट की? सेमिनरी मैंने 2006 में स्टार्ट की। 2006 में। क्योंकि हमारे प्रोग्राम को सभी देखते हैं और सभी कंफ्यूज भी थोड़ा सा रहते हैं कि जो कैथोलिक प्रीस्ट हैं बेसिकली उनका टाइम जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है? ये ऑलमोस्ट 11 साल इसमें लगते हैं। पहले 4 साल माइनर सेमिनरी में, उसके बाद 3 साल इल्म फ़लसफ़ा हासिल करने में लग जाते हैं और फिर उसके बाद 4 साल इल्म इलाहियात, जिसे हम थियोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा तकरीबन 3-4 साल पहले से थोड़ा चेंज आया है। अब माइनर सेमिनरी जो है ये 3 साल की हो गई है और 4 साल फिलोसफी में लगते हैं, 1 साल रूहानियत का होता है, 3 साल का फ़लसफ़ा और फिर 4 साल आगे कराची में। तो ऑलमोस्ट 11 साल ही है। फिर 1 साल का पास्टर वर्क बीच में आ जाता है और 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद बिशप साहब आपको डीकन बनाते हैं और फिर उसके 6 माह के बाद आप काहिन बन जाते हैं। इतना लंबा और कठिन सफ़र है, वो डेफिनेटली जानेंगे कि सेमिनरी के 11 साल कैसे गुजारे। लेकिन एक बात बहुत वाज़ह तौर पे नज़र आ रही है और हमारे नाज़रीन को भी कि फादर जी अभी भी एवरग्रीन यंग हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि 11 साल एक तवील अरसा जो है वो सेमिनरी का। उसके बाद खिदमत का जो टाइम है मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं ऑर्डिनेशन के बाद खिदमत करते हुए। तो फादर जी सबसे पहले तो हम अपने मतलब सेगमेंट की तरफ जब बढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं हम थोड़ा बहुत, हमारे पास जो गेस्ट आते हैं तो वो ऑडियंस डेफिनेटली आपके बारे में तजस्सुस रखती है कि आपके बारे में जानना चाहे ना। तो सेमिनरी में मेरे ख्याल से हमारे पड़ोस में भी कोई गया तो उसको 4 दिन मेरे ख्याल से सफाई वगैरह करनी पड़ी, तो वो वापस भाग आया ना कि सेमिनरी में काम बहुत करवाते हैं। तो सेमिनरी की लाइफ जब इनिशियली स्टार्ट किया तो किन मसाइल को आपने फेस किया? फॉर्मेशन का कोई भी जो दौरानिया होता है वो एक्चुअली हमें लगता है कि हमारे लिए वो अजियत का लम्हा है। ठीक है, बीइंग स्टूडेंट मैं भी यही महसूस किया करता था, लेकिन उस अजियत का जो सफ़र जो कि अब जो हमारे लिए खुशगवार बन गया है वो क्या था कि हमें एक घर के माहौल से आते हैं। जैसे मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा था और माँ बाप का प्यार भी, बड़े बहन भाई भी प्यार करते थे और यहाँ तक कि खुद पानी भी पीने की आदत नहीं थी, वो भी कोई ला के देता था तो पीते थे। तो सेमिनरी में जब आते थे तो खुद से सारे काम करने पड़ते हैं, लाइक अपना बेड बनाना, फिर अपने कपड़े धोना, फिर सेमिनरी की सफाई करना, ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं।
तो इसलिए बाज़ औक़ात पे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको फील होता है कि घर में तो हम शाहाना ज़िंदगी जी रहे थे या घर में कुछ करना नहीं पड़ता था, तो यहाँ आके सब कुछ करना पड़ता है। और बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि हम जब सेमिनरी में थे तो इवन सारी सफाई, घास काटना और बाज़ औक़ात जो सोलिंग होती है उसके ऊपर घास उग जाता है वो भी उतारते थे। रावलपिंडी वाली सेमिनरी तो खैर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जब लाहौर और कराची जाते हैं, आज भी मुझे याद है कि हम जब वो करते थे मैनुअल वर्क, उस टाइम पे तो बस कमरे से तैयार होकर निकलते थे, जब सफाई के बाद फिर हमारा हाल हम ही जानते थे या खुदा जाने। यकीनन एक खास मैं ऐसे कहें कि एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसकी में मेरी भी बात हुई फादर डेविड से, तो उनसे मेरी गुफ्तगू इसी सिलसिले में रही कि इतना हार्ड वर्क क्यों दिया जाता है बेसिकली जो हमें काहिन बनते हैं। तो मैंने कहा ज़िंदगी जब गुजारनी है तो फिर हमें उस प्रोसेस से गुजारना पड़ता है कि आप सब कुछ खुद ही करें जी, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। जब आपने लीडर बनना है तो लीडर बेसिकली लीडरशिप का टॉपिक भी आज हमारा ये कि लीडर खुद हर चीज़ को करना जानता और समझता हो ताकि उसने करना है। तो सबसे फेवरेट क्या बना लेते थे आप सेमिनरी में? बनाने के लाइक इसमें डिशेस के बारे में पूछ रहे हैं? जी, खाना बनाने में क्या खास बनाने? मैं पराठे बड़े अच्छे बना लेता था, और फिर उसके बाद बीइंग प्रीस्ट फादर बन के मैंने उसके बाद भी कुकिंग जारी रखी। ये तकरीबन कोई 1-1.5 साल पहले की बात है, सरगोदा पैरिश में था मैं वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर स्पेगेटी जो है वो बनाई, और हम लोग 4 फादर्स थे तो उसमें से कुछ भी नहीं बचा, हम चारों ही खा के सब, लाइक इतनी टेस्टी थी। अभी तो बात मिठू नहीं बना नहीं, मैं इस बात को बकार नोटिस करें, फादर जी एक तो पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं, स्पेगेटीज बहुत अच्छी बनाते हैं, अभी बनाते हैं सेमिनरी में, क्योंकि अभी भी वही लाइफ है। वैसे नहीं, ऑर्डिनेशन के बाद लाइफ कुछ तरह से कुछ चेंज हो जाती है, जिंदगी का जो मामूली जिंदगी है वो उसी तरह से चलती रहती है, थोड़ी बहुत चेंजेस आती है क्योंकि पैरिश मिल जाते हैं, फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अभी भी बनाते हैं वैसे स्पैगेटीज कभी कभार? अभी भी कभी मूड हो तो बना लेते हैं। ये इसलिए पूछा कि काश हम इस तरह से चले जाएं ताकि कुछ मूड बनाएं। लेकिन फादर जी हमें माइनर सेमिनरी का यहाँ पे जो रावलपिंडी में है वो लोबिया और चावल बहुत पसंद है, बहुत अच्छे बनते हैं। वो बाकी सिर्फ आपको नहीं, जो भी आता है उसको पसंद आते हैं। हमारे कुक्स जो हैं वो वाकई लाल लोबिया और चावल बहुत अच्छा बनाते हैं, और आपस की बात है मुझे भी बहुत पसंद है लाल लोबिया चावल। बस फिर फादर जी किसी दिन हम आते हैं जी, इंतजार करेंगे आपका। मुझे फादर जी सबसे पहले ये बताएं, जिंदगी में इस 11 सालों में बेशुमार वाक़यात हुए होंगे जो फनी होंगे, हॉरर होंगे, एडवेंचर हुआ होगा, तो हमारे सारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। वो मेरे पास स्क्रिप्ट लिखा होता है, मुझे थोड़ा सा उसको भी ख्याल करना पड़ता है। वो चाहते हैं फादर जी की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ़नी तजुर्बा रहा, कि जो होते हैं ना, काश हम कभी कॉलेज में जाते हैं, हमसे कुछ ऐसी बातें कर ली जाती हैं हमें अंदाज़ा नहीं होता और हम फनी एक्ट करके आ जाते हैं, तो वो हमारी तरफ से फनी होता है, उनको लगता है ये मतलब क्यों नहीं ये जानते ना, हम एक्ट कर लेते हैं उस तरह से। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा फ़नी किरदार जो आपने फ़नी एक्ट कर दिया हो, फ़नी हो गया हो, जो आज दिन तक आपकी मेमोरी में सेव हो? ऐसे तो बहुत से वाक़यात होंगे, कोई एक टॉप रैंक? ज़्यादातर वक्त यही था कि ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गुजरा वक्त जो है वो याद आता है, ख़ास तौर पे सेमिनरी लाइफ की जो गेम टाइम है उसमें बाज़ू का गेम के टाइम वो इस तरह होता है ना कि बस जीतना ही जीतना है। तो उस दौरान में मेरे एक फ्रेंड है, फादर अल्लाह रखा, फैसलाबाद डायसिस से उनका ताल्लुक है, और मुझे आज भी वो लड़ाई याद आती है हम दोनों की। एक तरफ मैं था और एक तरफ वो फॉरवर्ड खेल रहे थे, तो मैं डिफेंड कर रहा था फुटबॉल में, तो वो आए और कहीं गलती से जो है उनको डॉज करते करते वो गिर गए, हम दोनों की लड़ाई होगी वहाँ। और इस तरह हम लोग जैसे लाइक हाथापाई तो नहीं, लेकिन ये था कि दूर दूर से हम दोनों को ये था कि कोई ना कोई छुड़ाने के लिए आ जाए, लेकिन कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया, हम खुद ही पीछे हट गए। ये वाकई में फनी वाकया। फादर जी सेमिनरी में रह के भी कभी कभार होता है ना, जब आप क्योंकि जिस एज में आप सेमिनरी ज्वाइन करते हैं वो एज उस तरह से आप मैच्योर नहीं होते ना, और सेमिनरी काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी पुरानी भी है, तो कभी हुआ रात में कभी वॉशरूम जाने की नौबत आई, क्योंकि वॉशरूम रूम से निकल के वो दूर जाते हैं, सन्नाटे भरी आवाज़ है, ग्रीनरी हर तरफ फैली हुई है, और कोई भी आवाज़ आती है तो इंसान डर जाता है। कभी ऐसा भी वाक़यात हुए? हाँ, ये वाकई आपने मजे की बात पूछी। ये माइनर सेमिनरी की बात है, लाइक रात 12-1 का टाइम था और मैं वॉशरूम गया।
वॉशरूम गया तो उधर से बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ सुन के अब मैं डर गया। मैंने कहा ये कहाँ से कैसी आवाज़ आ रही है। इस तरह था कि जैसे हमारे डॉर्मिटरीज की बैक साइड पे कोई है और शायद कोई चोरी के लिए या कोई डाके के लिए आया है, तो इस तरह का कोई शोर शराबा हो रहा था। मैं वहाँ से निकला डरते हुए, थोड़ा घबराया भी था, बल्कि काफ़ी घबराया था। निकला वहाँ से अपने दोस्त के पास गया, फादर साबिर लियाकत, उनके पास गया। मैंने कहा यार ज़रा बाहर आए, मुझे लगता है कोई है रहते गए। हम दोनों अब है तो दोनों छोटे थे उस टाइम, माइनर सेरेमनी शुरू की थी अभी, और करते करते उसको भी समझ ना आई, मुझे भी समझ ना आई, और इसी डर में हम रात सो गए। नेक्स्ट डे पता चला कि वो गीज़र की आवाज़ थी। गीज़र जब वो ज़्यादा हीट अप हो जाता है तो उसकी आवाज़ आती है, तो वो रात हमने ऑलमोस्ट जाग के काटी। मतलब खौफ रहता है कुछ ना कुछ के, जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते, एज भी वैसी होती है, तो फिर वो सन्नाटा जो है जो वहाँ से निकालता है वो डराता है ना, बिल्कुल ऐसे। तो वो खौफ में। और वो गीज़र है भी हमारे बिल्कुल डॉर्मिटरीज के बैक साइड पे था, तो काफ़ी हॉरर मंजर था। इवन के अभी तो मुझे मजाक लगा, लेकिन उस टाइम मैं वाकई डरा हुआ। ये इसलिए आपको बता दें गीजर की आवाज़ें, ताकि जो लोग इस वक्त फादर जी का प्रोग्राम देख भी रहे हैं, तो वो कल को सेमिनरी ज्वाइन करना चाहते हैं या सेमिनरियन से बात करना चाहते हैं, तो ऐसी आवाज़ आए तो गिरदन वहाँ पे देख लीजिएगा, कोई गीज़र की आवाज़ हो सकती है। उसके बाद तो वैसे ही आप मज़ीद स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब बहुत सन्नाटा होता है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ वैसी जनरेट हो जाती है, दूर से भी आ जाती है। फादर जी 3 सेमिनरीज आपने यकीनन उस पर वक्त गुजारा जी। मैं सेमिनरी स्पेशली बात करूं कि जब हम किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत सारा साल लगाते हैं और उसके बाद हम अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, तो वो साल जो आपने लगाए 11 साल, वो लर्निंग फेज था। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, मतलब आपने उसी तरह से एज अ लीडर हमें ज्वाइन किया, और हमें खुश हुई कि हमारे पास ऐसे यंग लीडर मौजूद हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, इनोवेटिव वर्क के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। और क्योंकि फादर जी जब हम आगे बात करेंगे तो सिर्फ खिदमत नहीं, बल्कि इसके साथ गॉस्पल म्यूज़िक में इनका बहुत ज़्यादा रुझान है, और बड़े अच्छे गाते भी हैं फादर जी। 3 सेमिनरीज, क्योंकि वक्त उस तरह से तो मैं उसको शॉर्ट इसलिए करता हूँ, माइनर फिर मेजर और फिर सबसे मेजर ना। हाँ जी, उसको किंग सेमिनरी। किंग सेमिनरी, अच्छा, माइनर मेजर और किंग सेमिनरी। 3 सेमिनरीज में कुछ एक ऐसा वाक़या बताएं, एक ऐसे हसीन लम्हात कि जब इन 3 वाक़या में जब आप सुबह उठते थे, सुबह सवेरे फिर शाम तक रहते थे, फिर सुबह उठते थे, कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको शिद्दत से लगा हो कि काश वो वक्त वापस आ जाए या वो लम्हा रुक जाए, मैं इसको देखता रहूं। ऐसे तो बहुत सारे दिन हैं, सेमिनरी लाइफ हमेशा एक काहिन को याद रहती है, क्योंकि हमारे हाथ होते हैं वो सेमिनरीज के ही होते हैं, ख़ास तौर पे माइनर सेमिनरी के। मुझे आज भी याद है कि जब माइनर सेमिनरी में हुआ करते थे और बिल्कुल सुबह सवेरे उठ जाते थे, और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे आज भी याद आती है वो ये याद आती है कि हम सुबह सवेरे उठ के घास के ऊपर चलना, रनिंग करनी, थोड़ा सा महसूस करते थे कि आप थोड़ा वेट गेन कर रहे हैं, तो वो रनिंग का जो है आदत होती थी। फिर किसी ने ये बताया कि आप जब घास पे चलते हैं तो आपको नींद कम आती है, तो सुबह सवेरे जब उठते हैं स्टूडेंट को तो नींद वैसी बहुत आती है, उन्हें भी आती थी, तो इसलिए सुबह सवेरे उठ के घास पे चलना मुझे आज भी याद है सेमिनरी लाइफ में। वो वाकई अच्छे लम्हात थे, हसीन लम्हात थे, जब ओस पड़ी हो घास पे और आप उस पे खड़े हों और फिर उस लम्हे को महसूस करें, तो बहुत खूबसूरत लम्हा है। और फादर जी हम म्यूज़िक की तरफ से आते हैं। म्यूज़िक के लिहाज से फादर जी कम अज़ कम कमोबेश 7 से 8 गॉस्पल सॉन्ग्स कर चुके हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने एक वर्शिपर हैं तमीना तारिक, उनके साथ डुएट भी किया है। तो मैं चाहता हूँ कि क्रिसमस अभी गुजरा ही है, तो फादर जी अगर थोड़ा सा गुनगुना दें उस सॉन्ग को। मैं ये वाला गीत तो अभी रिसेंट आया, लोगों ने काफ़ी सुना होगा। मैं एक दूसरा गीत है 2018 में जब मैं काहिन बना, काहिन बनते मैंने पहला गीत रिकॉर्ड करवाया, क्रिसमस का था। फादर मुख्तार आलम साहब ने उनकी शायरी की थी, और मैं वही गीत आप लोगों के साथ जी जरूर बांटना चाहता हूँ। बैतलहम का करिया करिया ऐसा नूर ओ नूर हुआ है, बैतलहम का करिया करिया ऐसा नूर ओ नूर हुआ है। एक चरनी से हर नगरी का, एक चरनी से
हर नगरी का हर अंधेरा दूर हुआ है, बैतलहम का करिया करिया ऐसा नूरो नूर हुआ है। वाह, सो अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। फादर जी, म्यूज़िक में कब इंटरेस्ट हुआ? काहिन बनने का तो इंटरेस्ट था, लेकिन म्यूज़िक को लेके चलना खास तौर पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब काहिन गॉस्पेल सिंगर होते हैं तो वो बहुत कुछ डिलीवर करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। म्यूज़िक एक्चुअली ये मेरे घर में था, मेरे वालिद साहब वो गाया करते थे, लेकिन मैंने इसको बाकायदा 12 साल की उम्र से सीखना शुरू किया। और 12 साल की उम्र से मैंने अपने पहले वालिद साहब से सीखा, फिर उसके बाद मेरे उस्ताद महताब, ये मेरे वालिद साहब ही के शागिर्द थे एक्चुअली, लेकिन फिर जब वालिद साहब गुजर गए तो उनके बाद मैंने इनसे कंटिन्यू किया। फिर कुछ फैज़ मैंने डॉक्टर निकोलस फ्रांसिस, हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के बहुत मशहूर उस्ताद हैं, तो उनसे भी, क्योंकि वो मेरे दादा उस्ताद थे, मेरे वालिद साहब के उस्ताद वो थे, तो उनसे फैज़ हासिल किया। और बस ये है कि सेमिनरी लाइफ में आके थोड़ा सा मैं इससे कट ऑफ हुआ, लेकिन इस कदर नहीं था कि बिल्कुल छोड़ दिया मैंने। थोड़ा एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी सेमिनरी लाइफ की, लेकिन जो चीज़ रूह के अंदर है वो ख़त्म नहीं हो सकती। ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे फादर जी ज़राए से मैं मालूम हुआ था कि ना सिर्फ आपने म्यूज़िक को बाकायदा सीखना शुरू किया क्योंकि वो घराने से था जैसे आपने बताया, बल्कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सीखने का भी आपको बहुत शौक रहा है। मुझे काफ़ी शौक रहा है, हाँ जी। मैंने हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, बिल्कुल सही। और तबला कमर तारी साहब हमारे जी, बहुत जी, जी, मशहूर जी। वो उस्ताद हैं तबले में मेरे। उसके बाद फिर ये है कि कीबोर्ड भी अपने शौक के लिए प्ले कर लेता हूँ। बचपन से शौक था वो ये था कि मैं सितार, एक उसके बाद सरमंडल साज है वो सीखने का मुझे अब भी शौक है, और यकीनन खुदा ने ज़िंदगी दी तो मैं ज़रूर उसको अपने लाइफ में लेके आऊँगा। सरमंडल सीखने का मुझे काफ़ी बचपन से शौक है, क्योंकि क्लासिकल गवैयों को सुनता था तो उनके पास होता था कि वो साज कैसा है, तो आज तक वो शौक बाकी है। नहीं तो मुझे फादर जी ये बताएं, सेमिनरी में इतना टाइम मिल जाता था कि आप सारे अपने अच्छे शौक जितने भी ये आप बता रहे हैं कि पूरे किए जा सकें? सेमिनरी में माइनर सेमिनरी में तो मुझे अच्छा वक्त मिल जाता था। जो सिएस्टा टाइम था ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होता था हमारे पास, वो मैंने पूरा 1.5 घंटा रियाजत पे लगाया है। फादर जी हमारे 2017 में पेशावर ऑडिशन में जज भी थे मसी आइडल के, और अब हम सीज़न 2 भी स्टार्ट कर चुके हैं और डेफिनेटली दोबारा से हम अब इनकी खिदमात लेंगे, क्योंकि अब इनके पास थोड़ा उस लिहाज से वक्त ज़्यादा होता है और हम इनकी खिदमात लेंगे ताकि उस सीज़न 2 को भी स्टार्ट कर दिया फादर जी हमने। और मैं, क्योंकि हम तो जानते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते, लेकिन जब आप एक लंबी जर्नी से आते हैं तो यकीनी तौर पे उसमें आप एज अ जज भी आते हैं या फिर आप प्रीस्ट बनते हैं। तो मैंने बताया कि किस किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके इन स्किल्स को हासिल किया, और प्रॉपर तौर पे मुझे कमर भाई ने बताया था जब उनको पता चला, तो उन्होंने कहा फादर जी को मैं तबले में वो उस तरह से करते हैं। तो कमर भाई बड़े अच्छे हैं और खुदा उनको बरकत दे। फादर जी हम एक अच्छा सा सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, हमारा सेगमेंट है, फिर हम लीडरशिप पे बीच बीच में बात करेंगे। लीडरशिप बहुत ज़रूरी है और उसको किस किस तरह से हम लेके चल सकते हैं। हमारा एक बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है टंग ट्विस्टर, थोड़ा सा फनी भी है। उसमें हम बहुत सारी, जो हमें बचपन में ऐसा होता है, हमें कुछ दोस्त मिल जाते हैं जिनके हम नकलें उतारते हैं, कभी कभार हमारे मुंह पे बहुत सारे अल्फाज नहीं आते हैं, हम उन्हें कोशिश करते हैं दोहराने के और खुद ही खुश होते हैं। तो आज हमारी ऑडियंस भी देखना चाहती है कि हमारे प्रीस्ट किस तरह से इस सिचुएशन को निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लूँगा एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम एक खूबसूरत सेगमेंट को हमने स्टार्ट करना है अभी, टंग ट्विस्टर। फादर जी मैं एक टंग ट्विस्टर बोलूँगा, उसको आपने एक सांस में 5 मरतबा कहना है कम से कम, ठीक है? हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च शिमला, मोटी मिर्च। हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च शिमला, मोटी मिर्च। हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च शिमला, मोटी मिर्च। मोटी मिर्च। इसको आपने कहना है एक सांस। एक दफा दोबारा दोहरा देता हूँ। हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च शिमला, मोटी मोटी मिर्च। मिर्च। हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च शिमला, मोटी मिर्च। हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च शिमला, मोटी मिर्च। हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च शिमला, मोटी मिर्च।
हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च, शिमला, मोटी मिर्च। हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च, शिमला, मोटी मिर्च। वाह वाह, वेल डन वेल डन। बहुत मुश्किल होता है हमारे टंग ट्विस्टर्स, लेकिन फादर जी ने बाखूबी निभाए। और एक और टंग ट्विस्टर है, टंग ट्विस्टर्स हमारे पास थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन खैर उसको शॉर्ट करते हैं। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। इतनी दफा रिपीट 5 मिनट। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक छोटा सा बीच में आया था, लेकिन उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसी तरह से, लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से आज कुछ दूर दूर से एक्टर भी आए हैं, अच्छा, तो वो भी इम्तहान करना चाह रहे हैं। अभी दावत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी भाई वसीम कैसे हो? आप बैठे प्लीज। मौसी Good आप पहले evening. मौसर कैसे बन गए? और ये कौन है? अपना तारुफ तो करवाएं। मुझे सनी देओल लग रहे हैं आप। आप मुझे नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। आप अपना हम तारुफ यहाँ के डीलर हैं। डीलर? यस। हम लीडरशिप पे बात कर रहे हैं। हाँ वही कह रहा हूँ। लीडरशिप बताए ना, आप डीलरशिप बता रहे हैं। हम हमको समझ आ गई है ना? हाँ मुझे आई है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लीडरशिप पे बात कर रहे हैं। तो वही बोल रहा हूँ ना। तो आप क्या करने आए हैं? मैं यहाँ बताने आया हूँ कि यहाँ के डीलर हाँ मैं। आपको पता है हमारे पास एक मजहबी रहनुमा बैठे हुए हैं, रेवरेंड फादर कामरान यूनुस। फादर जी ऐसे भी होते हैं हमारे 3rd डिग्री वाले एक्टर। तो नहीं मतलब सनी देओल की डिटो कॉपी अच्छी है। बताएं सनी देओल कैसे आना हुआ आज आपका? कौन सी डीलरशिप पे बात करने आए हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें बहुत सारे लीडर मिले हैं, लेकिन अच्छा कोई नहीं है। अच्छा कोई नहीं है, तो आप खुद लीडर क्यों नहीं हम बने? लोगों को जब हमें पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलता। जब गैस चाहिए, जब हम खाना बना रहे होते हैं तो गैस चली जाती है। क्यों? क्यों? ये सवाल तो वाकई ये मजहबी लीडर बिठाए। लीडर आप बनाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारी तकलीफों को नहीं समझते। क्या क्या कहाँ तकलीफ है? आप डॉक्टर को बुलाएं। मैं उस तकलीफ की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ हमारे समाज में हमें अच्छा फीडबैक मिले। चले मैं आपकी बात को अभी यहाँ पे रुकें, आप और भी बातें करेंगे आपके साथ। मैं फादर जी से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। फादर जी ये लीडरशिप की बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि जब हम खास तौर पे पॉलिटिकल लीडर को कोई सिलेक्ट करते हैं, हम वोटिंग करते हैं, तो ये सारे मसाइल हर घर में शामिल हैं। सर्दी आती तो गैस चली जाती है, गर्मी आती तो लाइट चली जाती है, इस तरह के मसाइल रहते हैं। तो ये जो हमारे सनी देओल बने हैं, ठीक है भाई, इनको क्या मशवरा देंगे कि ये कैसे सिलेक्शन करें बेसिकली लीडर? अब मजहबी रहनुमा से सियासी सवाल करेंगे तो फिर आपका जवाब तो मजहबी मिलेगा। यीशु ने फरमाया है कि जिंदगी का पानी में है, ठीक है, उससे मांगे। जिंदगी की रोटी भी वो है, ठीक है। अगर उससे ताल्लुक जुड़ जाएगा तो वो हर चीज़ में रहनुमाई करेगा। अगर दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया के वाक़यात हैं दुनिया के साथ साथ, जो आज हो रहा है यही बारहा हुआ, तो ये सब कुछ तो चलता है। लेकिन ये है कि अच्छे की उम्मीद करते हैं। हम अपने सियासी रहनुमाओं के लिए दुआ करते हैं, अपने लीडर्स, सियासी लीडर्स के लिए दुआगो हैं कि खुदावंद इन्हें हदायत करे कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में ना सोचें, बल्कि जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी सोच सकें। तो आपसे भी मेरी सनी भाई यही दरख्वास्त है कि आप भी इसी जज्बे के साथ खुदा से मांग के देखें, आपकी ज़रूर सुनें। मुट्ठी खोल के मांगना है आपने, ठीक है, ताकि सुनी भी जाए। हाथ फैला के खुदा से मांगना है, इंसान से नहीं। खुदा तो हमें सब कुछ देता है, लेकिन ये लीडर नहीं देते। ये लीडर बेसिकली। हाँ ना वसीम, मैं वही कह रहा हूँ। ये तुम्हारे जो डीलर है ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। वसीम जी जी, आप लीडर की बात करते हैं। आपको पता है दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं? लोग दवाइयाँ ले नहीं सकते, मर रहे हैं, और डीलर की बात करते हैं आप। भाई डीलर नहीं, सबसे पहले ये सीखें लीडर। हाँ वही कह रहा हूँ। जब ऐसे सनी देओल होंगे जिनको लीडर और डीलर में फर्क नहीं पता चलेगा, तो फिर लीडर भी वैसे ही हम पे
डाल दिए जाते हैं ना, सरों पे हुक्मरान कर दिए जाते हैं, ताकि ऐसे डीलर जो होते हैं ना, जिनको आप डीलर और लीडर में फ़र्क नहीं देखते, तो फिर वो दवाइयाँ महंगी कर देते हैं। वैसे आपको कौन सी दवाई की ज़रूरत है? मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्यों? इसलिए कि मैं तंदुरुस्त हूँ। आप क्या खाते हैं, आप इतने तंदुरुस्त? हम देसी घी खाते हैं। देसी घी तो बहुत महंगा है। नो प्रॉब्लम। कहाँ से इतना पैसा लाते हैं सनी देओल? माशाल्लाह, वैली से आप जानते नहीं हैं हमको। हम बिल्कुल नहीं जानते आपको इसमें। अरे बस ये ये जो कोई मसाले और बात रहते करें। हैं अक्सर औकात जो है, ये हमारे डीलर सॉरी सनी देओल जो है बेसिकली, इनको बड़े मसाइल हैं, दवाइयाँ महंगी होगी, ये सारी चीज़ें। हमने हाल ही में, बल्कि पूरी दुनिया ने कोविड की सिचुएशन को देखा है। तो कोविड की सिचुएशन में हमें पॉलिटिकल लीडर तो उस तरह से नज़र नहीं आए हरकत में, लेकिन इससे ज़्यादा जो डिपेंडेंट थी पूरी कौम जो है, ओवरऑल वर्ल्ड जो है, वो ख़ास तौर पे अपनी कलीसियाएँ जो हैं वो अपने मजहबी रहनुमाओं पे डिपेंडेंट थी कि वो कोई स्ट्रेटजी डेवलप करें ताकि हम इस ख़ास और सिचुएशन से गुजर सके, निकल सके ना। सख्त हालात थे पूरी दुनिया पर। तो इस कोविड की सिचुएशन को नज़र रखते हुए, नज़रसानी करते हुए, आप ये बताएं कि कोविड में कैसे आपने फैसिलिटेट किया एज अ प्रीस्ट होते हुए अपनी पूरी कलीसिया को, गिरदोनुमा को, और आगे क्या फ्यूचर देखते हैं आप? ये वाकई ही जब कोविड का दौरानिया था, खैर अब भी है, लेकिन जब ये पीक पे था, जब हमारे गिरजाघर भी बिल्कुल बंद हो गए और कलीसिया के अंदर मैंने जो तड़प देखी, उस तड़प को महसूस करते हुए मैंने अपने पैरिश में ये स्ट्रेटजी बनाई कि हम सबसे पहले तो इन्हें दुआ से महरूम ना किया जाए। दुआ के लिए हमने फिर ऑनलाइन मासेस का आगाज़ किया, जैसे कि सभी पैरिशेस में होता रहा। फिर हमने लोगों की जो जिस्मानी भूख है या उन अयाम में बिल्कुल काम नहीं था, लोगों के पास कारोबार नहीं था, तो अपने पैरिश में हमने लोगों के लिए जो कोई दूसरे मतलब जिन्हें खुदा दे रहा था उनकी रहनुमाई ली। कुछ चर्च की तरफ से हमने इकट्ठा करके राशन में तकसीम किया, जो जितनी ज़रूरत जिसकी हम पूरी कर सकते थे हमने कोशिश करके उनकी ज़रूरत को पूरा किया। बहुत। और इसी तरह से हमने देखा कि हमारे जितने भी खास तौर पर मसीही कौम है पाकिस्तान में, वो इस तरह के हालात से सरवाइव कर पाई है, क्योंकि काम उसी तरह से बिजनेस और सारी चीज़ें रुक चुकी थी। मैं सॉरी आपकी बात को यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि हमने लोगों की जब ये तड़प देखी तो मैंने जो चीज़ महसूस की कि अगर इस वबा की वजह से एक गिरजाघर बंद है तो खुदा ने ऐसा निज़ाम किया कि हर घर में गिरजाघर खुल गया था। जब हम ऑनलाइन मास करते थे तो पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो न जाने कभी इकट्ठी बैठती थी कि नहीं, लेकिन अब इन अयाम में जब ऑनलाइन मासेस हुआ करती थी तो सारी की सारी फैमिली मास देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठी होती थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस वबा ने लोगों का गिरजा आना बंद किया तो खुदा ने हर घर में गिरजा खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, क्या ही बात है। तो सनी देओल बड़ी अच्छी बात की, फादर जी ने भी की, सारी चीज़ें की। तो आपका कोई आखिरी अल्फाज रह गया हो जो स्क्रिप्ट में आपके पास जो होता नहीं अक्सर औकात, तो वो आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारा दरवाज़ा खुला होता है, जैसे आप आते हैं वैसे ही आप जा भी सकते हैं, ताकि हम अपने सेगमेंट को आगे बढ़ा सकें। वसीम, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे काहिन जिम्मेदार है ना, वैसे हमारे लीडर भी जिम्मेदार होने चाहिए। बस इतना ही चाहता हूँ, बस अब ऐसे कुछ और ज़्यादा नहीं चाहता। आप जिम्मेदार होना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह ये कि आप लीडर से लीडर पर आ गए हैं। तो जब ये आप कामयाबी की तरफ आ गए हैं तो यकीनन आप लीडर भी हमारे कामयाब होंगे। तो सनी देओल साहब, वो आपकी फिल्म की शूटिंग भी मेरे हाथ से चलनी है, तो लिहाजा आप जा सकते हैं ताकि मैं सेगमेंट को शुरू कर सकूँ। थैंक यू सो मच आपके आने का। शुक्रिया सनी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। फादर जी, ये हमारे एक्चुअली पड़ोसी हैं। मेरे ख्याल से कोई मेडिसिन खाया था, सनी देओल की आवाज़ निकाल रहा था, लेकिन अच्छी मिमिक्री कर रहा था। तो ये मसाइल रहते हैं, कभी ये मौसी होते हैं, कभी ये फुफड़ होते हैं, कभी ये ऐसे होते हैं। तो आ जाते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे गेस्ट अच्छे हैं, कुछ 4-5 मिनट आपको बियर कर ही लेंगे, ठीक है। तो चले कि हम अपने सेगमेंट को अब वापस लेकर आते हैं टंग ट्विस्टर के। तो एक आखिरी टंग ट्विस्टर करते हैं, उसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सेगमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा है। तो काले काले फाल से, मीठे खट्टे फाल से, लाल गुलाबी फाल से। काले काले फाल से, मीठे खट्टे फाल से, लाल गुलाबी फाल से। काले काले फाल से, मीठे खट्टे फाल से, लाल गुलाबी फाल से। काले काले फाल से, मीठे खट्टे फाल से,
लाल गुलाबी फाल से, काले काले फाल से, मीठे खट्टे फाल से, लाल गुलाबी फाल से, काले काले फाल से, मीठे खट्टे फाल से, लाल गुलाबी फाल से, काले काले फाल से, मीठे खट्टे फाल से, लाल गुलाबी फाल से। वेल डन, वेरी वेल डन। ये हमारे फर्स्ट एपिसोड ऐसी है जिसमें सारे टंग ट्विस्टर्स बड़ी अच्छी और बड़ी बाखूबी तरीके से निभाए जा रहे हैं। एक और इसी जी मैं क्योंकि हम सेमिनरी में थे तो मेरी एक प्रोफेसर हुआ करती थी, खुदा ने जन्नत नसीब करे, सिस्टर डेल्फीन। तो वो हमें टंग ट्विस्टर सिखाया करती थी। एक मुझे अभी भी याद है, वो है तो इंग्लिश में है, फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग इज द टॉप ऑफ द टंग। वाह, वो आज तक मुझे याद है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस है। इसीलिए प्रैक्टिस है। लेकिन एक इसी प्रैक्टिस को मज़ीद बेहतर तौर पे करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, हम एक और टंग ट्विस्टर लिखा हुआ है मेरे पास, तो क्यों ना वो भी कहा जाए। चपकली सॉरी चपकली नहीं, चपली कबाब, सॉरी ये मुश्किल लग रहा है। चपली कबाब चुबाने से चपकते नहीं, चपली कबाब चुबाने से चपकते नहीं, चिपकते नहीं मतलब मुंह से चिपकते नहीं। ये वाला चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। और वाकई में प्रीस्ट हैं और उन्होंने असेंबली में बहुत सारी प्रैक्टिसेस की और टंग ट्विस्टर्स की भी की और वो नज़र आई है। तो हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि IQ सेगमेंट है, जिसमें हम थोड़ा सा फनी, आप रैंडमली कुछ भी आप आंसर कर सकते हैं, अपना गेस कर सकते हैं, हिंट दे सकते हैं। तो जो सही जवाब होगा उसको बाद में हम देखेंगे। पहला जो हमारा IQ टेस्ट का एक ख़ास सवाल है वो है, पानी को पिया जाता है खाया क्यों नहीं जाता? तो हम पानी पीते ही क्यों हैं, खाते क्यों नहीं? कुछ भी आप अपना गेस कर सकते हैं इस सिचुएशन में। पानी को पिया जाता है खाया नहीं जाता, खाया क्यों नहीं जाता, मतलब पानी सिर्फ हम पीते क्यों है, खाते क्यों नहीं? सिंपल से ये हमारे IQ है, लेकिन मुझे लगता है सेमिनरी में ये नहीं किए, ये अच्छा है। अच्छा ठीक है, पानी पिया क्यों जाता है खाया क्यों नहीं जाता? खाया क्यों नहीं जाता? साइंटिफिक लग रहा है, थोड़ा सा साइंटिफिक है, लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आंसर के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है वो। अच्छा। सिंपल जो आप कहेंगे वही जवाब होगा। पानी पिया जाता है इसलिए खाया नहीं जाता। इतना सिंपल नहीं चलेगा। ये शुक्र है बाकी। अच्छा, IQ की तो प्रैक्टिस नहीं की होगा आपने सेमिनरी में? ऐसा वैसे मतलब पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि प्रॉपर्ली आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने गए IQ का, वैसे नहीं की ना, इसीलिए हमारी थोड़ी सी चले। वरना तो फादर जी हर चीज़ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो किसी में तो रुकावट आए। अच्छा, इसमें हम बता देते हैं, क्योंकि पानी चुबाया नहीं जा सकता, ये सिंपल वो लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन ये इसका आंसर है, क्योंकि पानी चुबाया नहीं जा सकता इसलिए उसे हम पीते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये आसान है, इसको तो कर लिया जा सकता है। वो कौन सी ऐसी इजाद है जिसके जरिए आप दीवार के दूसरी तरफ देख सकते हैं? वो कौन सी ऐसी इजाद साइंटिस्ट ने कर दी है कि जिससे आप दीवार के दूसरी तरफ भी देख सकते हैं? दीवार की दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। ये सोचने वाला सवाल है वैसे, बहुत ज़्यादा। पता है, मैंने इसका कहीं जवाब है, ये भी सिंपल तो, लेकिन ये IQ है इसमें। अच्छा। जब आप नया गाना मजीद सॉन्ग एक रिलीज करेंगे उसके बाद आएंगे, तो उसके बाद फादर जी अच्छा। IQ की भी तैयारी करके आएंगे और वो भी फौरन बताएंगे। सवाल रिपीट कीजिए। ऐसा मतलब कौन सी इजाद है, और वो ऐसी कौन सी इजाद है जिसके जरिए आप दीवार की दूसरी तरफ भी देख सकते हैं? हिंट दे दे दो। ये बहुत सिंपल है, और मैं हिंट से पहले खिड़की। अरे मेरे तो सामने भी हम दीवार की दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। ये एक अच्छी इजाद है, लेकिन इसके बाद एक और सवाल है, वो शायद इस पे, और उसके बाद हम थोड़ा सा और भी करेंगे। कौन सी चीज़ एक ही वक्त एक ही जगह रोज पहुंच जाती है? ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो एक ही वक्त एक ही जगह रोज पहुंच जाती है? रोज। अब जैसे मुझे पता है कि सुबह टाइम टेबल के मुताबिक उठना है, तो सोच तो मेरी उसी जगह पे आजा आजा पी के आया ताजा। पी के
पीके बैठे प्लीज। आप कौन बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। तुम हमको जानती? हम बिल्कुल नहीं जानती। हम पीके बनारस वाली। बनारस वाली? दुबई वाली नहीं? नो 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 नो। पिंक पिंक ब्लैक। इसमें बनारस कहाँ से आ गया? आप लोगों से सवाल पूछती, हम आपसे पूछती। पिंक पिंक व्हाइट एंड ब्लैक। पीके कहाँ से आ गए आप मुझे पहले ये बताएं। बनारस से हो गए आप? एक लंबा कहानी है। खड़ा होके बताए या बैठ? नहीं बैठ। ना आज खड़ा होने दे। नहीं बैठ के बताएं, बैठ के बताएं, बैठ के। ये लंबा कहानी है। आज से एक मिनट रुक जाइए। मुझे लंबा कहानी है। फादर जी भी बैठे हुए हैं, ठीक है। रेवरेंड फादर कामरान यूनुस बैठे हुए हैं और आप खुदिया कुछ बताता है, आवाज कुछ बताती है आपकी, लेकिन फिर भी लंबी कहानी सुन ले इसकी थोड़ी सी। क्या कहता है बेचारा? तो सुन लेते हैं। बहुत लंबा कहानी अब है। आप दान करने आए तो चले फिर सुन ही लेते हैं। बहुत लंबा कहानी है। लेट के सुनना पड़ेगा। अब लेट भी सकते हैं। नहीं आप लेट सकते हैं, लेकिन वो भी हम इजाजत नहीं देंगे। इस वक्त सोने का टाइम नहीं है। आप कहानी शुरू करें। ये बहुत लंबा कहानी है। कहानी क्या है? लंबा कहानी क्या है? कहानी ये है कि आज से 20 साल पहले, अक्सर आप फिल्मों में सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। आज से 20 साल पहले काली पहाड़ी के पीछे एक नमक की पहाड़ी थी, और नमक की पहाड़ी के पीछे एक सफेद पहाड़ी थी, और सफेद पहाड़ी के पीछे एक कोयले की पहाड़ी थी। ओ भाई रुक जाए। हम पहाड़ी गिनने के लिए आए हैं? आपकी काली पहाड़ी, नमक की पहाड़ी, काली जो भी लगाया, क्या बैठे हैं हम भाई बातें कर रहे हैं। पहाड़ी बीच में आप आ गए। पहाड़ी को खत्म करें। ये आखिरी पहाड़ी था। कौन सा वाला? ये काला जो पहाड़ी अच्छा, था, ये आखिरी नमक वाला पहाड़ी आखिरी था, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, लंबी कहानी है, आप शॉर्ट करके बताएं। कोयले की पहाड़ी के बाद एक छोटा सा नदी था, ठीक है। उसके बाद और फिर बड़ा नदी अचानक तूफान आया, नेरी तूफान आया, और नेरी तूफान से बचने के लिए हम भागा। क्या किया हमने? भागा। भागे नहीं, भागा। ठीक है। तो हम जो ही भाग गए तो नदी में हम गिर गए। ठीक है। किस में गिरा? नदी में। सर आप भी बता सकते हैं। नदी में गिर। नदी में गिरा है। तो जो नदी में हम गिरे तो उसके बाद हमको नहीं पता चला हम किधर है। तो फिर आप इधर कैसे आए? ये भी एक लंबा कहानी। छोटा करके अपनी कहानी सुनाए। लंबा कहानी को मैं छोटा सा बताता हूँ। बताएं। कि जो ही मैं नदी में गिरा हूं तो लोगों ने मुझे उठा लिया, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं भट्टे की, इंडे जहाँ पे बनाए जाते हैं उस जी भट्टे में आप वही भट्टे जल रहे हैं आप? चल नहीं रहे। हाँ। उन्होंने मुझे बचा लिया। अच्छा, उन्होंने बचा लिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत गोरा था। गोरा समझते हैं ना? नहीं मतलब वो समझते हैं। गोरा का मतलब है कि अंडे की तरह गोरा था हम। अंडे की तरह उस वक्त गोरे थे आप? गोरे थे। तो मैं अपनी वो क्या कहते हैं कि खुशकिस्मत था कि उन्होंने मुझे बचा लिया। फिर आपको काला कर दिया। तो जाहिर बात है उन्होंने मेरी जान बचाया था, तो मैंने दिन रात मेहनत करके भट्टे पे उनका साथ दिया, तो आज ये मेरा रंग इस तरह है। चले रंग की तो बात मान लेते हैं, कोई बात नहीं, खैर है। इसमें भी आप प्यारे लग रहे हैं। गो के नहीं आप फिर भी लग रहे हैं। ये क्या है? ये स्टाइल क्या है? और भाई ये रेंट पे मिल जाता है, क्यों परेशान है? अच्छा, रेंट पे लिया आपने? और भाई मैं पी के चाय वाला हूँ। क्या हो गया भाई? चाय मैंने दम पे रखी थी, एकदम लेकर आता हूँ भाई। परेशान हो गए आप। और मैं पी के चाय वाला भाई। क्या मुझे नहीं पहचाना भाई वसीम भाई? क्या बात है। खुदा दे बंदे की गल्ला ने फादर जी देखें। और लीडरशिप दी गल्ला कर दो। की लीडरशिप है मन दसो? ये तो हमने की लीडरशिप है मन दसो? लीडरशिप की ये हमने आगे और खुदा दे बंदे हो आटा किस तरह किलो मन दसो? तुम लीडरशिप की बात आप कर रहे हैं। आटा किस तरह मन दसो? किस तरह? 80 रुपए किलो आटा हो गया। पेट्रोल किस ओ तरह? भाई 80 रुपए किलो आटा हो गया। रोज पेट्रोल बढ़ रहे। कल ले मैं 50 का पाया। कल कौन सा 50 का पेट्रोल डलवाया आपने? लीटर 109 है। 50 भाई, के पेट्रोल में आपका क्या बनता होगा? रात 12 से पहले मैंने 50 का डलवाया। मुझे पता है कि 5-6 रुपए फिर महंगा हो जाएगा। क्या उसके करूं? बाद नहीं डलवाएंगे आप?
महंगा हो जाएगा ना। चलिए हमारे गेस्ट बैठे हैं, इनसे पूछ सकते हैं। इनसे पूछें जी, ये भी गाड़ी पे आए होंगे, जी, जी, कितने गाड़ी का पे। डलवा के हैं जी, ये हमें बताएं जरा। 109 आवाम रुपए सुनना लीटर। चाहती है। 109 रुपए लगे। लीटर है जी 109 रुपए लीटर के हिसाब से। लगाए अब। अब जिसकी 300 रुपए दिहाड़ी है वो 109 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो खाएगा क्या? तो आप ये खुदा ने आपको इतनी अच्छी माशाल्लाह सेहतमंद टांगे दी हैं, तो क्यों आपने पेट्रोल डलवाना है? छोड़ दें आप गाड़ी इस्तेमाल तो कर। भाई जिसने ड्यूटी पे जाना है 15-16 हजार रुपया कमाना है वो बेचारा क्या करे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, चल, 20 रुपए किराया दें। और भाई पब्लिक इधर पेट्रोल कम होता है तो किराया कम नहीं होता। जो ही पेट्रोल अभी सुनते ही है जनाब लाया भाई किराया बढ़ गया भाई। चले आपके वो काफी ज्यादा मसाइल हैं फादर जी। अगेन लीडरशिप पे काफी जी। सारे आते हैं। ये वाकई में हमारे मुल्क में कुछ ऐसे रुझान है कि डॉलर महंगा होने के साथ चीजें जी। महंगी तो होती हैं, हम्म। लेकिन डॉलर कम होने के बाद चीजें उस अपनी जगह पे नहीं आती। इसी तरह से जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीजें बढ़ा दी जाती हैं, जी। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से अपनी पोजीशन पे नहीं आती जबकि सस्ता हो जाता है। हम्म। तो महंगाई में पीके चाय वाले ने हमें अच्छा सा गेटअप करके दिया, बताया और लीडरशिप की तरफ रुझान दिलाया कि एक आम इंसान जो 15-20 हज़ार एवज माहाना सैलरी पे काम करता है वो कैसे अपने बच्चों का गुजर बसर करेगा। ये वाकई बहुत आपने जो पॉइंट उठाया है मुश्किल है गुजारा, ठीक है, इस महंगाई के दौर में। और हम हुकूमत से इल्तमास ही कर सकते हैं जिस कंडीशन में है, क्योंकि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इस दौर में हमें अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है। एजुकेटेड होंगे तो हम जो है अच्छे अच्छे इदारों में जाएंगे, हमारा रोज़गार अच्छा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, तो जाकर इस किस्म की सिचुएशन के साथ हम कोप कर सकते हैं। जब तक हम वही पुरानी ज़हनियत रखेंगे कि बस हमने बस रोज़ की रोटी कमानी है, तो फिर तो शायद ये गुजारा मुश्किल हो जाए। हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है, आज का हमारा मुश्किल वक्त हमारे बच्चों के लिए मुश्किल ना हो। तो इसी तरीके से हम जो है, क्योंकि अगर ये कहें कि हमारे यहाँ पर बात करने से हम हुकूमत का जो माइंड सेट है उसको बदल सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि बातों से कुछ होगा। ये अमली करना पड़ेगा और हर इंडिविजुअल शख्स को मुझे उठ के ये स्टेप लेना है कि मैं एटलीस्ट कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करूँ, तो मुझसे देख के कोई दूसरा भी इंस्पायर हो। फादर जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि आपने किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं। यकीनन ये जो आपने गेटअप करते हुए, ये कितने की ली थी? यार 10 रुपए की मिल रही है। 10 रुपए की कहाँ से मिलती है? 100-150 रुपए की तो मिलती है ना अभी। भाई सेकंड हैंड है ना। सेकंड हैंड कहाँ से लोग लेते हैं भाई? भैया आप जाए ये कितने का लिया आपने? ये तो सर मैंने उधारा लिया है, कल देना वापस। उधार लिया। अगर ना जितना दिया- वक्त आपको 10-10 रुपए की ग्लासेस ढूंढने में लगाते हैं, ये उधार ढूंढने में लगाते हैं, तो जब आप सुबह नौकरी से बाद फ्री हो जाते हैं, दोपहर में स्कूल के बाद आप आते हैं, तो कोशिश किया करें कुछ छोटा मोटा काम धंधा किया करें, टफ लाइफ को लेकर चलें, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं ताकि आपके बच्चे पढ़ें, अच्छी पोजीशंस पे आए, ताकि फिर कौम भी तब्दील हो, हमारे माशी हालात भी तब्दील हो और आगे बढ़ सके। फादर जी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे पास तालीम बहुत कम है, तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से हमें अच्छी जॉब्स नहीं मिलती और उसके बाद हमें ऐसे पीके नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे पीके तो हों, लेकिन तालीम याफ्ता पीके हों। उसके बाद चाय आपने पहले भी नहीं पिलाई, अभी भी नहीं पिलाई, तो चाय वाय पिला दिया करें, वो अच्छी बात है। चाय मैंने रखी है दम पे, एक दम आएगी। ठीक है, हमें दो इजाजत। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे पीके चाय वाले। काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट करके गए हैं, बल्कि नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद बर्दाश्त करते हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था और हम इसको अब बढ़ाएंगे भी और थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे इस IQ टेस्ट सेगमेंट को। कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक ही वक्त में हर रोज़ एक ही जगह पर पहुंच जाती है? एक ही वक्त में मतलब रोज एक ही वक्त में एक ही जगह पहुंच जाती है हर रोज। IQ वाकई में सैमरी में प्रैक्टिस नहीं है ये तो मुझे पता चल। और अच्छा। इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद मजीद जो है ना आप उसको सोचेंगे तो नजर आगे- की बात तो नहीं क्यों कर रहे? नहीं नजर नहीं, एक ही वक्त में हर रोज एक ही जगह पे पहुंच जाती है, वो मैंने सर के ऊपर लगाई है। अच्छा, घड़ी। घड़ी हाँ। सिंपल। हाँ, क्योंकि रोज वो सुइयां जो है ना उसी तरफ वक्त पे की बात कर। वक्त की बात करो, वक्त एक ही जगह पे, वो डेली बेसिस पे घड़ी की सुइयां एक ही तरफ पहुंच जाती हैं। सेकंड हमारा है
ये थोड़ा मुश्किल है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हवा से भी ज़्यादा हल्की है, जो लाखों इंसान मिलकर भी नहीं उठा सकते। ये फ़नी है। अगर बचपन में आपने कोई फ़नी चीज़ें की हैं तो आपको पता चला होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम हवा में फेंकते हैं, वो 1-2 सेकंड के बाद गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और वो एज अ फन हम लेते रहे उसको ना, उन चीज़ों को, उस खेल को बेसिकली, जो हमारे दौर में खेल हुआ करते थे, आज के बच्चे वो नहीं करते हैं। तो वो हमारी आम सरगर्मियों में बचपन में खेल हुआ करता था। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मतलब हवा से भी ज़्यादा हल्की होती है और लाखों लोग मिलकर भी उसको उठा नहीं सकते, क्योंकि वो जब हवा में आती है तो उसके बाद वो गायब हो जाती है। सिंपल सी चीज़। सांस। सांस नहीं, इसके अलावा कुछ गेम है, कोई गेम की कोई एक एक्टिविटी पार्ट है, लेकिन वो सर्च करना पड़े तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल है। ऐसे कोई रैपिड और मज़ीद कुछ बताएं। कुछ ज़्यादा फनी है। ये है पानी का बुलबुला, मतलब बुलबुला जो अक्सर हाँ। औकात गेम से करते थे, ठीक। हवा से भी तो वो हाँ। खत्म हो जाते थे। IQ का आखिरी सवाल है, उसके बाद हमारा बड़ा अच्छा सेगमेंट शुरू होने वाला है। लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन जो है, वो क्या चीज़ है जिसे हम पानी में खाते हैं, मतलब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम पानी में खाते हैं? जिसे हम पानी में खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। क्या चीज़ें पानी में। मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हमें पानी में खानी पड़ती है? बेसिकली वकार है तो उसको पानी में खानी पड़ सकती है वो चीज़। वो बोलते। गोता। ये अच्छा लगा है। गोता हम पानी में खाते हैं अक्सर औकात, हाँ। ठीक है। तो ये IQ बिल्कुल दुरुस्त हुआ, गोता। फादर जी, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे PK ने हमारा काफ़ी टाइम ले लिया और उसके बाद वक्त ज़्यादा हो चुका है। तो कौन बनेगा करोड़पति, ये सेगमेंट में हम देखेंगे कि फादर जी यहाँ से 1 करोड़ रुपया जीत के जाते हैं या नहीं। हाँ, तो ये खास सेगमेंट है हमारा, हम लोगों को 1 करोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर जीत जाए तो लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि कोशिश करते हैं हम 1 करोड़ का कोई उत्पादन कर दें या फिर सवाल मुश्किल कर दें। दोनों सूरतों में कुछ एक सूरत कर दी जाती है, वरना फिर हम 1 करोड़ की दुआएं दे देते हैं या फिर पॉइंट्स दे देते हैं डिफरेंट गेम्स खेलने के लिए। कौन बनेगा करोड़पति में आपसे पहला सवाल पूछते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी चीज दांतों को सफेद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेब का सिरका, ऑप्शन बी कुकिंग ऑयल, ऑप्शन सी बर्फ और ऑप्शन डी फटकरी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फटकरी। ऐसा क्यों लगा आपको कि हम जिसको सफेद करने में कामयाब साबित हो सकते हैं? क्योंकि ये जब पानी गंदा होता है उसको भी साफ करने में फटकनी की रहनुमाई लेते हैं। तो दांतों को भी शायद दी दांतों जा को भी सकती शायद है। देखी जा सकती ये फाइनल आंसर है आपका? है। फाइनल आंसर। फादर जी बहुत श्योर हैं कि फटकड़ी होगी जो दांतों को सफ़ेद करने में मावन साबित होती है। तो इनका जवाब बिल्कुल गलत है। ये है सेब का सिरका। सेब का सिरका। सेब का सिरका जो दांतों के लिए मावन साबित होता है। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं और सेकंड सवाल, और सेकंड भी इंटरेस्टिंग भी है, और उसमें किस मुल्क ने स्टेट एंड लिबर्टी अमेरिका को तोहफे में दिया? किस मुल्क ने स्टेट एंड लिबर्टी अमेरिका को तोहफे में दिया? ऑप्शन ए बरतानिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन दोबारा रिपीट करें। ऑप्शन ए बरतानिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी चीन। बरतानिया। बरतानिया। कैसे, मतलब कैसे आपको लगा कि बरतानिया ने दिया होगा, या रैंडम आंसर किया? रैंडम आंसर की। रैंडम आंसर किया। लॉक कर दें इसको या चेंज लॉक करना कर चाहते हैं? लॉक कर दें। अच्छा। लॉक कर देते हैं हम इस सवाल को। बरतानिया किस मुल्क ने स्टेट एंड लिबर्टी अमेरिका को तोहफे में दिया? बरतानिया। बरतानिया जब हम नाम लेते हैं तो शायद वो कदीम एक हमें हाँ जी। सियासत नज़र आती है, ताकि वो लेके चलते थे, उस वजह से भी हो सकता है। तो आपका जवाब यकीनन हम चाहते हैं कि हम इस जवाब को दुरुस्त मान लें, लेकिन गो के दुरुस्त नहीं है। अच्छा। ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस। फ्रांस ने दिया। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। इंटरनेशनल तो घूम ही लिया, अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। इसमें भी आपने अब तुक्का लगाना है, देखें लग जाए अच्छी बात है। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है?
पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? शीशम का दरख्त, नीम का दरख्त, देवदार का दरख्त और नारियल का दरख्त। मुश्किल सवाल है ये भी। शीशम का दरख्त या देवदार, इनमें से मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन चले मैं आपकी आसानी के लिए कर देता हूँ। मैं ए और सी दोनों में से कोई एक जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें से आपको कर देता हूँ। हेलो जी हाय, गुड इवनिंग। ये क्या किया है आजकल? बड़े हमारे घर में गेस्ट आते हैं। मेरे घर गेस्ट आते हैं, लेकिन आज फादर जी हैं। कैसे? फादर जी के साथ आपने हाल वाली ओह फादर जी आए। फादर जी आए, उधर देखा ही नहीं आपने गेस्ट आए हैं। फादर जी के एक्चुअली मेरे पास ना कुछ गॉस्पेल अच्छा। सिंगर्स गर्ल्स वगैरह भी आती हैं, हाँ। कुछ ऐसे भी आते हैं, तो बस वो गेस्ट की तरफ नहीं देखते, बस हमारी तरफ आके खबर लेना शुरू कर देते हैं टीचर के मोहल्ले में कौन है। आज फादर जी आए, दुआ करने के लिए आए स्पेशल आज। ओके, उन्होंने कैसे कहा आप? टीचर आएंगे तो आप ठीक हो बेटा? जी मैं ठीक। टीचर आएंगे तो उन पे खास दुआ भी करनी है। हाँ जी आपने स्पेशल मेरे से। जरूर जरूर दुआ करेंगे आपके लिए। अच्छा मैंने सुना आप बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ कोशिश करते हैं गाने की। तो हमें सिखाए ना कुछ, हमें भी कुछ सिखाए। वैसे मैं भी अच्छा नहीं गाती, अच्छा गाती हूँ मैं, मुझे शौक है गाने का। आप ऐसा करें ना कुछ बेसिकली गाएं। वैसे मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं, अच्छा ये टीचर अरे आप उस्ताद बात करें तो चले यहाँ चुप कर जाते हैं। वैसे मैं चुप कर किस जाता हूँ। चीज की टीचर हैं? थोड़ा मैं सा बच्चों म्यूजिक को पढ़ाती हूँ, अच्छा मैं बच्चों हर को। चीज में टीचर हूँ, अरे वाह, हर चीज में। जबरदस्त। तो आपको कुछ सुना। हाँ जरूर सुन। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं आजकल की यंग जनरेशन, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? लाइक उनको इंकरेज करें कि वो पढ़ें, स्पेशली हमारे जो यूथ है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं जी। हैं, फिर किस तरह के काम करते हैं आपको पता ही है। फिर हमारे लिए लाइक जो बच्चे हैं उनको पढ़ना चाहिए ताकि वो अच्छी पोस्ट पे जॉब करें। हम लोगों का भी हक है अच्छी पोस्ट पे जॉब करना और यू नो अपनी मसीही कौम का नाम बनाना। ठीक कह रही हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले भी वो क्या पीके भाई थे, जी जी भी उनके साथ भी ऑलमोस्ट यही गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं इस बात को बढ़ाता हूँ। आप ठीक कह रही हैं, हमें अब ये वक्त है कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करना है। जी। मेरा बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर उनके वालिदैन के लिए ये पैगाम है कि अपनी जो ज़ाती कुछ रग़बतें हैं उनको थोड़ा कम करके बच्चों की तरफ ज़्यादा तरजीह दें, बच्चों की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा करें, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा हायल हुआ है तब से हमारी तवज्जो बच्चों की तरफ से हट गई है। और मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो बहरान है वो इसी वजह से हो रहा है। हम लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, और सबसे बड़ा क्या है कि हम लोग चलें जी बच्चा ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, अब ट्यूशन के लिए जा रहा है तो हम उसका फॉलो अप नहीं करते कि ट्यूशन पे जा रहा है वहाँ पर क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ भी रहा है कि वहाँ पर खाली खेल कूद में टाइम ज़ाया करके आ जाता है। तो हमें अपने बच्चों को वक्त देने की ज़रूरत है। वालिदैन वक्त देंगे तो बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। अपने अपने कामों में लगे रहे तो शायद आने वाले मज़ीद सालों में हम लोग मज़ीद ख़राब होंगे, हमारी कौम, हमारी यंग जनरेशन जो है ये बुराई की तरफ बढ़ेगी। तो अब ये वक्त है कि हम अपने आप को थोड़ा सा हिलाएं, झुलाएं, झंझोड़ें कि नहीं, हमें अब जो है पढ़ाई की तरफ रजू करना है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हम लोग इस मुल्क में और अपनी कौम के लिए नाम बना सकते हैं। टीचर मेरे ख्याल से फादर जी ने बड़े डिटेल से बताया। आपको क्या लगता था कि हम आम आगे पीछे की बातें करेंगे, हम भी इसी टॉपिक्स पर बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स को कैसे लेके जाए। आप टीचर हैं, लेकिन आप म्यूज़िक टीचर भी हैं, लेकिन आज हमारे पास जो उस्ताद आए हैं वो म्यूज़िक को बचपन से कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। वो आपके भी टीचर हैं, फिर तो आप मेरे भी टीचर हैं। मैंने भी यही कहा। तो आप कुछ गुनगुनाएं, फिर वो आपको बताएंगे कि आप कितना अच्छा गाती हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। इसी आइडल में जज भी रह चुके हैं जी। वाओ, तो थोड़ा सा हो जाए। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वाह, ये आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। Thank you. खुदा आपको और बरकत दे। आमीन, आमीन। बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी, Thank you. सुर लय से भी काफ़ी खासा लगाव लगता है आपका। हाँ वो खानदानी मिला। वाह, ज़बरदस्त। तो फादर जी 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं इनको
9 नंबर दूंगा, 1 नंबर मैंने काटना है, वो तलफ़ुज़ का नंबर है। ये वर्ड खुदा है, हम बाज़ औक़ात जल्दी में खे और हे में जो है ना मिक्सअप कर देते हैं। तो मैं जानता हूँ आप बोल लेती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बेध्यानी से निकल जाता है। ये हाँ, खुदा से मांगो। मेरी जो नानो थी ना, उन्होंने भी ये मेरी गलती बहुत दफा निकाली थी कि खुदा होता है, तुम सही से नहीं कहती। हाँ। तो वो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो जल्दी जल्दी में निकल जाता है। बाकी सुर, लय और आवाज़ का, वोकल का जो टून है बहुत अच्छा है। Thank you so much. चलिए टीचर, अब आप बच्चों को मज़ीद पढ़ा सकती हैं। आपको उस्ताद जी ने क्लियर कर दिया है और तलफ़ुज़ और अदायगी का भी बता दिया है। देखिए, मैंने इसलिए कहा था कि इनके सामने जब गाना है तो आपने सारी चीज़ों को माइंड में रख के करना है। गलती निकाल ली ना, ठीक है, जी। और वो गलती आपकी नानों ने भी निकाली ऑलरेडी। तो ये गुफ्तगू है और हम चाहेंगे कि मुझे एक बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन है फादर जी की, फादर मुख्तार आलम जी की, यरूशलेम दी बेटी तुसी अपने आप ते रहम करो। हाँ जी। फादर जी अगर थोड़ा सा गुनगुना दें, बहुत खूबसूरत। और एक और सॉन्ग भी आपने बताया कि हाल ही में आपने रिमिक्स हाँ किया जी। उनका। कोशिश करता हूँ, सेमनी लाइफ में गुनगुनाया करता था अक्सर ये। यरूशलम दियो बेटियो, यरूशलम दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते वैण करो, तुसी अपने आप ते वैण करो, गुनाहगारा नु जम्मण वालियो, गुनाहगारा नु जम्मण वालियो, औलाद अपनी ते वैण करो, ऐ यरूशलम दियो बेटियो। बहुत हो फादर उस्ताद जी, फिर उस्ताद ही होते हैं। कोई शक नहीं इसमें। तो टीचर, आपको पता चल गया कि आज फादर जी आए हैं। जी। फादर जी ने आपकी काउंसलिंग भी की और बताया भी आपको, ठीक है, तो सिखाया भी है। तो लिहाजा हम एक अच्छा सा सेगमेंट कर रहे हैं, वो लास्ट में पहुंचा हुआ है। हमेशा जब हम गेस्ट के साथ लास्ट में होते हैं तो कोई ना कोई फादर जी मोहल्ले में ना अपने शैतान लोग के थोड़े से नोटी मैं शैतान नहीं हूँ। मतलब नोटी ना, ठीक है, कि वो आ जाते हैं गेस्ट आए ना, देखिए आते सारे पूछे ना कि कौन आ गया, ठीक है, बाद में पता चला अच्छा फादर जी बैठे हैं। अच्छा, गेस्ट की तरफ भी नहीं देखना, फिर डायरेक्ट बस दरवाजा सामने वो देख जैसे लेते शो हैं। रहता है ना, इसी घर में हर अच्छा। टाइम शो रहता है, तो मैं देखती हूँ कि चलो अच्छा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। हम बच्चे हम शो डालते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। हम मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैडम, हमेशा की तरह मुझे ही भेजना पड़ेगा, प्लीज़ आप जा सकते हैं ताकि हम अपने सेगमेंट को कंप्लीट किया जा सके। थैंक यू सो मच। और आप अच्छा गाती हैं, कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में फादर जी भी आपसे कोई सॉन्ग अगर उनके एल्बम में आए तो वो ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। जी। दाऊद आपको बरकत दे। Thank you. Okay, बस। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। Thank you. फादर जी, ये हमारी टीचर थी हाँ जी। और बच्चों को पढ़ाती हैं म्यूज़िक और ख़ुद भी गाने का शौक़ रखती हैं। तो जब मेरे पास गेस्ट आते तो उनको यकीनन पता होता है हाँ जी। कि उनका म्यूज़िक से लगाव होगा और किसी ना किसी तरह से आ जाते हैं। नहीं, वो वाकई बहुत अच्छा गाती हैं, खुदा ने उनको बड़ी अच्छी आवाज़ से नवाजा है और सुर लय का भी ध्यान रखती हैं। चलिए, इसी बहाने में चले टीचर की तारीफ हो गई है। टीचर, अब आप गा सकती हैं, आप दोबारा से आके, ठीक है, दी वसीम विलियम शो में। फादर जी, हम अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं। तो सेगमेंट को हमने 2 सवालों के बेहतरीन छोड़ दिया था, उनमें से कोई एक सही था। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है, शीशम का दरख्त या देवदार का दरख्त? तो ए और बी, सी में से कोई एक को आपने लॉक करवाना है। तो इस बार सोचें आखिर कौन सा हो सकता है। शीशम का दरख्त। शीशम का हाँ दरख्त जी। वो ज़्यादा पाया जाता है, मतलब वो ज़्यादा कसरत में होते हैं या फिर? कसरत में भी होता है और जो मुझे याद है कि मैंने बचपन में ज़रूर के पढ़ रखा है कि शीशम का दरख्त जो है वो हमारा कौमी दरख्त है। अब शायद कुछ हाफजे से चीज़ें और बहुत सारी आ गई बिल्कुल तो चेंज हो गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बचपन की धुंधली होती हैं, कुछ सही होती हैं। लेकिन ये जो जवाब था, ये बचपन की कुछ धुंधली यादों में हमने मट्टी से उसको बस ख़त्म कर दिया। तो देवदार का दरख्त सही जवाब। दोनों थे, लेकिन उसमें से आपने देखें कोई चूज़ करना था, लेकिन देवदार का दरख्त हमारा है, डन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा शहर है जहाँ 6 मंजिल से ज़ायद बिल्डिंग बनाने पर पाबंदी है?
6 मंजिल से ज़्यादा बिल्डिंगें नहीं बना सकते, फ्लोर से ज़्यादा। तो वो ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, आई थिंक पेरिस में। आई थिंक पेरिस में। लंदन तो आप घूमे हुए हैं मेरे ख्याल से। नहीं, अभी अभी लंदन नहीं गया, लेकिन लंदन में आपको पता है कि वो काफ़ी सारी इमारतें बड़ी बड़ी होती हैं। सिडनी भी देखा, न्यूयॉर्क भी, पेरिस को लॉक कर दिया जाए। पेरिस को लॉक कर दिया जाए। हाँ, ये वाकई में पेरिस को लॉक कर दिया जाता है और फादर जी बहुत श्योर है इस पे। तो पेरिस इज़ द राइट आंसर। सर, ये कैसे पता था आपको पेरिस का? पेरिस के बारे में मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, तो मैंने कहीं ये पढ़ रखा था, इसलिए मेरे माइंड में था। सही सही, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस पानी को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल होती है? फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा रिपीट करें। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सी वाला जो। सी क्लोरीन। हाँ जी। ऑप्शन सी क्लोरीन। कौन सी गैस पानी को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल होती है? ऑप्शन सी क्लोरीन। लॉक कर दिया जाए इसको? हाँ जी। लॉक कर दिया जाए ऑप्शन सी को। तो ये बिल्कुल सही जवाब है फादर जी। क्लोरीन ही वो गैस है जिससे पानी को साफ किया जाता है। फादर जी, आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, कौन बनेगा करोड़पति का? दुनिया में सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस किस मुल्क में है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान। लोग कर दिए जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान को लॉक कर दिया जाए। ऐसा क्यों, ऐसे श्योर है आपको कि वो पाकिस्तान हो सकता है? ये इसलिए श्योर है क्योंकि ईदी की सर्विसेज ये ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल तक जानी जाती हैं, और सबसे ज़्यादा एम्बुलेंसेस भी जो इस तरह के फलाही इदारे हैं तो वो ईदी ही के पास हैं। इसलिए ईदी के लिए मैं ईदी की वजह से मैं पाकिस्तान का श्योर हूँ। डन हो गया। और बिल्कुल ईदी साहब, उन्होंने जो खिदमात पाकिस्तान में दी हैं उसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस चला रहा है। बिल्कुल सही जवाब। फादर जी, हमारे 3 सेगमेंट्स थे, तीनों सेगमेंट्स हम इख्तिताम को पहुँचे। लीडरशिप पे भी बीच में गो में बात की, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम है, हम उस डिटेल्स के साथ लीडरशिप पे बात नहीं करते हैं, कुछ फ़नी डिलीवर करते हैं, कुछ हम क्योंकि गॉस्पेल जो म्यूज़िक है उस पे बात करते हैं, उसको प्रमोट करने की बातें करते हैं। तो आपके साथ गुफ्तगू का पता ही नहीं चला वक्त का कि वक्त कहाँ तक पहुँच गया। मुझे सिंगर्स आ रहे थे प्रोड्यूसर की तरफ से कि इसको वक्त के अंदर अंदर ख़त्म करिए, किया जाए। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम करने का, आपके साथ गुफ्तगू का, आपके साथ फ़न करने का। और हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है कि जिस एनर्जी के साथ आप खिदमत कर रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ आप गॉस्पेल म्यूज़िक में बढ़ रहे हैं, खुदावंद आपको इसी तरह से बरकत दे। और आपके वसीला से बहुत सारे नौजवान मज़ीद इसमें आ रहे हैं। और जब आपने कहा कि आपके आइडियल थे फादर जेम्स शॉ, तो उनको देख के आप में लगन पैदा हुई, और वो लगन आज हमें फादर कामरान यूनुस की इस तरह से प्रीस्टहुड में आके देखने पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो नौजवान बच्चे हैं जब वो आपको देखें तो वो कल को फिर से ये कहें कि हमने भी प्रीस्ट बनना, और हमने भी इस म्यूज़िक में आना है, गॉस्पेल म्यूज़िक में आना है और आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए वक्फ करना है। तो ऐसी जब लीडरशिप होती है तो यकीनन तब्दीली आती है और तब्दीली वक़ूफ़-पज़ीर होती है। कुछ आखिरी मैसेज लीडरशिप के लिहाज से और हमारे लोगों को आप देना चाहते हैं? जी, मैं लीडरशिप के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि लीडर जो होता है वो बॉस नहीं होता। बॉस जो है हमेशा कोशिश करता है कि अगर आपने कभी तजर्बा किया हो या देखा हो कि बॉस हमेशा उंगली का इशारा करता है, जबकि लीडर जो है वो अपने हाथ का इशारा करेगा। और इसका मतलब है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहता है। हम लोगों ने शायद अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने मैं को इस कदर ज़्यादा कर लिया है कि हम लोग शायद बॉस बनना चाहते हैं, जबकि लीडर का काम जो है वो हलीमी और फ़रोतनी से सबको लेके चलना है। और जब तक हम लोग हलीम और फ़रोत नहीं होंगे शायद अच्छे लीडर ना बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही फरमाया कि
हलीम बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप हलीम है। और मैं समझता हूँ कि यीशु ने खाली कहा नहीं है, बल्कि उसने करके दिखाया है। उससे बड़ा लीडर, उससे बड़ा प्रीचर, उससे बड़ा कुर्बानी देने वाला, लोगों को साथ लेके चलने वाला शख्स आज तक दुनिया में ना आया है, ना कभी आएगा, ना ही हमने देखा है। तो हम लोग उनके नक्शे कदम पर चल के उन जैसे बन सकते हैं। अगर इसमें कुछ मुश्किल होता या नामुमकिन होता तो यीशु ना कहते। यीशु ने खुद फरमाया कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। इसका मतलब है कि इस दौरान में, इसके दरमियान में कुछ चांस है कि कामिलियत की तरफ जा सकते हैं, और उसने खुद इंसान होते सब कुछ करके दिखाया है। तो लीडर बनने के लिए सबसे पहले हलीमी और फरोतनी होनी चाहिए। हलीमी और फरोतनी के साथ साथ हमें फिर दूसरों को साथ लेके चलने के लिए उनके लेवल पर आना पड़ेगा। जब तक हम ये सोचेंगे कि मैं ऊपर हूँ बाकी मुझसे नीचे हैं, तब तक लीडरशिप जो है वो शायद सही मानों में हम लोग दूसरों को दिखा नहीं रहे या दे नहीं सकते। फादर जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत कम वक्त में बड़े डिटेल से बताया कि लीडर का किरदार क्या होता है और लीडर आगे कैसे बढ़ सकता है। नाज़रीन, फादर जी के साथ वाकई में प्रोग्राम का बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, वक्त का पता ही नहीं चला। और मैं सबको बताना चाहता हूँ जितने भी इस वक्त नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, 11 साल का सफ़र करके प्रीस्ट बनना बहुत मुश्किल है। इस सफ़र में बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं। उसके बाद इस सफ़र को ज़िंदगी के आखिरी आयाम तक लेके चलना, मतलब आखिरी सांस तक वफ़ादार रहना खुदा के साथ बहुत मुश्किल है। तो यकीनन जब पुलपट पे खड़ा हुआ जाता है या पुलपट पे हम प्रीच करते हैं, कोई भी प्रीस्ट है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत सारे हालात से, बहुत सारे जर्नी से गुजर कर आती है। इतना आसान नहीं इस खिदमत को निभाना, और इसीलिए हम चाहते हैं कि जब हमारे पास ऐसे लीडर मौजूद होते हैं जो मजहबी रहनुमा होते हैं, जो हर लिहाज से तैयार किए जाते हैं, वो मजहबी तौर पर, वो इखलाकी तौर पर, वो दुनियावी तौर पर हमें तैयार किए जाते हैं ताकि अपनी कौम को वो हर लिहाज से आगे बढ़े। और यही इसकी अगर मैं ये बात करूं कि तालीम के शोबे में अगर पूरी क्रिश्चियनिटी ने, पूरे पाकिस्तान ने अगर तरक्की हासिल की है, तो वो ख़ास मिशनरी का रोल था जिन्होंने हमें मजहबी तौर पे भी बढ़ाया, दुनियावी तौर पे बढ़ाया, और एजुकेशन के सिलसिले में भी। तो ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन डेफिनेटली मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दी वसीम विलियम शो। थैंक यू सो मच।